नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में जैसे कि आप सभी को पता है, हम लास्ट कुछ सेशन से पढ़ रहे हैं अपनी वितान पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर 3, जिसका नाम है अतीत में दबे पांव। तो बच्चों ने काफी यानी कि 2 सेशन से, लगभग 3 सेशन से हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो काफी कुछ चीजें अभी तक हमने इसमें पढ़ ली हैं। बहुत सारी सभ्यता यानी कि सभ्यताओं के विकास के बारे में पढ़ा और सभ्यता का जो एक तरह से नियोजन था, किस तरह से वहां पर शहर नियोजन, नगर नियोजन और किस तरह से वहां पर चीजें उन्होंने एडजस्ट की हुई थी, बनाई हुई थी और किस तरह से उन्होंने व्यवस्थित चीजें की हुई थी, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं। तो आज आगे हम देखेंगे कि इन सभ्यताओं की जब खुदाई के दौरान बाकी और क्या कुछ चीजें यहाँ पर प्राप्त हुई। जैसे कि हमने शुरू में बताया कि काफी कुछ चीजें मिली थी, उनमें से जो जैसे जो भी चीजें वहां पर मिली, सामान वस्तु जो भी वहां पर मिली, चाहे वो मूर्ति हो, चाहे वो घर के यूज का सामान हो, वो सारी चीजें अजायब घरों में यानी कि म्यूजियम्स में रख दी गई। और वहां के जो बौद्ध स्तूप था, वहां के जो टीले थे, वहां के जो खंडहर थे, वहां के जो घर थे, वहां के जो नदियां थी, वहां के जो नाले, वहां की जो सड़कें थी, वो सब आज भी वहां बिल्कुल उसी अवस्था में स्थित हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ चीजें यहाँ पर प्राप्त हुई हमें। और आप देख सकते हैं चैप्टर आपका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ ही बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक भी है। तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। तो हम शुरू करते हैं अपने आज का सेशन, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो जैसे कि हमने यहाँ पर अपने लास्ट सेशन में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, महाकुंड के बारे में पढ़ा था और यहाँ पर आपने बहुत सारी चीजें नालियों के बारे में पढ़ा कि किस तरह से वहाँ पर नालियां थी, किस तरह के वहाँ पर स्नानगार थे और किस तरह से वहाँ पे कुछ कोठरे भी थे जहाँ पर अनाज को रखा जाता था। कौन सा अनाज? जो कर में इकट्ठा किया जाता था, यानी कि जो टैक्स यानी कि कर में जो अनाज इकट्ठा किया जाता था, वो सारी चीजें वहां पर थी। तो देखिए, जो एक बार यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि जो महाकुंड का उत्तरी पूर्व जो हिस्सा था, वहां पर एक तरह से हमने यहाँ पर देखिए काफी चीजें पढ़ ली थी कि विद्वानों के द्वारा माना जाता है कि यहाँ पर रागी की उपज भी होती थी, ज्वार बाजरा और रागी की फसलें होती थी। लोग खजूर, खरबूजे, अंगूर उगाते थे, झाड़ियों से बेर जमा करते थे, कपास की खेती भी होती थी। कपास को छोड़कर बाकी सबके बीज मिले हैं और उन्हें परखा भी गया है। कपास के बीज तो नहीं, पर यहाँ से सूती कपड़ा प्राप्त हुआ है, यानी कि एक तरह से ये दुनिया में सूत के सबसे पुराने 2 नमूने हैं। दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है जो जॉर्डन में मिला। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई और बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी। रंगाई का एक छोटा सा कारखाना खुदाई में माधो स्वरूप वत्स को मिला था। छाल्टी लिनन और ऊन कहते हैं, यहाँ सुमेर से आयात होते थे यानी कि खरीदे जाते थे और उनको सूत निर्यात होता था, यानी कि उनको सूत बेचा जाता था। और जैसे कि बाद में सिंध और मध्य एशिया और यूरोप को सदियों हुआ, प्रसंगवश मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए मेलुहा शब्द का संभावित प्रयोग मिलता है। जो मेसोपोटामिया के शिलालेख थे, वहां पर मोहनजोदड़ो के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया जाता था। महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक लंबी सी इमारत के अवशेष और बीचों बीच खुला दलान, 3 तरफ बरामदे और इनके साथ कभी कभी छोटे बड़े कमरे रहे होंगे। और जो पुरातत्व के जानकार कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएं सटी हुई थी और उसी नजरिए से इसे कॉलेज ऑफ प्रिस्टिस माना जाता है। दक्षिण में एक भग्न इमारत
इसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल और अनुमान था कि ये राज्य सचिवालय या सभा भवन या कोई सामुदायिक केंद्र रहा होगा। और पूरब में रईसों की बस्ती, जो आज के युग में जो बस्तियों में गरीबों की बस्ती मानी जाती है। मोहनजोदड़ो इसका उलट था, यानी कि जो रईसों की बस्ती थी कि आज के युग में पूरब की बस्तियां गरीबों की बस्तियां मानी जाती हैं, और मोहनजोदड़ो में इसका जस्ट अपोजिट था, यानी कि बड़े बड़े घर थे, चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, बहुत सारे कुएं थे, और मोहनजोदड़ो के खंडहरों की खुदाई करने वाले जो पुरातत्ववेत्ताओं ने संक्षिप्त नाम इन्हें दिया था, जैसे डीके, हल्का दक्षित काशीनाथ की खुदाई, उनके नाम पर यहाँ 2 हल्के डीके क्षेत्र में बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। सड़क की जो एक तरह से जो पूरा शहर है उसकी जो मुख्य सड़क थी, शहर की जो मुख्य सड़क थी, फर्स्ट स्ट्रीट यहीं पर है, और ये बहुत लंबी सड़क है, मानो कि ये पूरे शहर को नापती है, और अब ये आधा मील ही बची हुई है, यानी कि इतनी लंबी ये सड़क थी, ऐसा लगता था कि पूरे शहर को इस सड़क ने ही नापा हुआ है। इसकी चौड़ाई 33 फीट चौड़ी थी। मोहनजोदड़ो से 3 तरह के वाहनों के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि मोहनजोदड़ो से 3 अलग अलग तरह के जो एक तरह से वाहन होते हैं, यानी कि वो जो वाहन उस समय पर चलते होंगे उनके साक्ष्य मिले हैं। सड़क पर 2 बैलगाड़ियों के साथ आसानी, और इतनी चौड़ी सड़क थी कि बैलगाड़ियां जो है इन पर आसानी से आ जा सकती थी, और यहाँ पर कभी बाजार हुआ करता था, यानी कि इस जगह पर कभी बाजार हुआ करता होगा। सड़क के दोनों ओर घर हैं, लेकिन सड़क की ओर सारे घरों की सिर्फ पीठ दिखाई देती है, जैसे कि हमने शुरुआत में पढ़ा। खुलता दरवाजा अंदर गलियों में है। दिलचस्प संयोग है कि चंडीगढ़ में ठीक यही शैली 50 साल पहले काबूर्जिए ने इस्तेमाल की थी। चंडीगढ़ में एक चंडीगढ़ के जो शहर है वहां पर जो घर है वहां पर क्या होता है कि 50 साल पहले काबूर्जिए ने ये सारी चीजें वहां पर बनाई थी कि जो मेन डोर होगा घर का वो सड़क की तरफ नहीं होगा। आपको किसी के घर जाने के लिए मुख्य सड़क से पहले सेक्टर के भीतर दाखिल होना पड़ेगा, फिर घर की गली में और फिर घर में। क्या काबूर्जिए ने यह सीख मोहनजोदड़ो से ली थी? तो लेखक कहते हैं कि क्या काबूर्जिए ने ये जो सीख थी ये मोहनजोदड़ो से ली थी, और कहते हैं कि कविता से कविता निकलती है, कविता से कविता निकलती है। तो कलाओं की तरह वास्तुकला में भी कोई प्रेरणा चेतन अवचेतन ऐसे ही सफर करती होगी, यानी कि कोई भी जो कला है वो चाहे चेतन में या अवचेतन में वो ऐसे ही सफर करती होगी, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती होगी, जाती होगी। ठीक है। और दूसरा यहाँ पर सबसे मेन चीज थी जो नालियां आपको बताई गई थी कि वो बिल्कुल ढकी हुई नालियां थी, पक्की ईंटों से वो नालियां ढकी गई थी और दोनों तरफ समांतर दिखाई देती थी मुख्य सड़क उन नालियों के। बस्ती के भीतर इनका यही रूप है। हर घर में एक स्नानघर है। घरों के भीतर पानी या मैल की नालियां बाहर हौंदी तक आती हैं। एक तरह से जो अब हम एमडीडीए यानी कि जो हमारे मेन जो शहर है वहाँ के शहरों में मुख्य जो शहर है वहाँ पर जो होता है जिस तरह का कि जो घर की नालियां हैं वो घरों में हौंदी ना बनाकर घर से बाहर जो हौंदे बनाई जाती हैं डायरेक्ट उनमें जाता है और फिर नालियों से एक तरह से नालियां उनको अंदर हौंद से लाती है और फिर नालियों के जाल से ही एक जुड़ जाता है और फिर ये ज्यादातर जो कहीं कहीं पर खुली है लेकिन ज्यादातर जो नालियां हैं वो बंद हैं। एक तरह से जो ज्यादातर नालियां हैं वो कैसी हैं? बंद हैं। फिर नालियों के जाल से जुड़ जाती हैं और ये नालियां कहीं पर खुली हैं और कहीं पर बंद हैं। स्वास्थ्य के प्रति यहाँ पर जो यहाँ की इतनी सुनियोजित एक तरह से इस कार्य को देखकर पता चलता है कि यहाँ पर स्वास्थ्य के प्रति जो मोहनजोदड़ो बाशिंदों के सरोकारों का यह बेहतर उदाहरण है।
यानी कि बस्ती के भीतर काफी छोटी सड़कें हैं और उनसे छोटी कुछ गलियां भी हैं। छोटी सड़कें 9 से 12 फुट चौड़ी हैं और इमारतों से पहले जो चीज दूर से हमारा ध्यान खींचती है वो है यहाँ के कुओं का प्रबंध। यहाँ की इमारतों से पहले यहाँ के कुओं का जो प्रबंध है, एक तरह से यहाँ पर जो कुएं हैं उनका वो हमारा ध्यान सबसे ज्यादा खींचते हैं। ये कुएं भी पकी हुई एक ही आकार की ईंटों से बने हैं, यानी कि मजबूत कुएं हैं, पकी हुई ईंटों से बने हैं और एक ही आकार की ईंटें इसमें लगाई गई हैं। तो इस तरह से इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता संसार में पहली ज्ञात संस्कृति है जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची। यानी कि अभी तक की सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो सबसे पहली ऐसी सभ्यता है, ऐसी पहली ज्ञात संस्कृति है जो जिन्होंने कुएं खोदकर जो भूजल तक पहुंची है, यानी कि जमीन के जल तक जो पहुंची है। उनके मुताबिक केवल मोहनजोदड़ो में करीब 700 कुएं थे। जो मोहनजोदड़ो सभ्यता थी उसमें करीब 700 कुएं थे। कुएं, नदी, कुएं, कुंड, स्नानगार और बेजोड़ पानी निकासी। देखिए ये सबसे यहाँ की मेन खासियत थी कि नदी, कुएं, कुंड, स्नानगार और बेजोड़ पानी निकासी। क्या सिंधु घाटी की सभ्यता को हम जल संस्कृति कह सकते हैं? देखिए ये जो यहाँ पर प्रश्न है, ये मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि चैप्टर हमें इसीलिए ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है कि कई बार हमारे जो आंसर होते हैं वो पढ़ते पढ़ते हमें मिल जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न, क्या सिंधु घाटी की सभ्यता को जल संस्कृति की सभ्यता क्यों कहा जाता है? और ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं अभी तक हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि केवल और केवल जो यहाँ पर नदी, कुएं, स्नानगार और बेजोड़ पानी की निकासी जो थी वो इसी सभ्यता के अंदर थी। और ये देखिए, ये आप यहाँ पर एक सामने चित्र देख रहे हैं, ये मोहनजोदड़ो का एक कुआं है। और देखिए कुआं किस तरह का है, बिल्कुल डिफरेंट तरीके का ये कुआं है। जैसे कि अगर हम कुएं देखते हैं आज के टाइम में तो वो जमीन से नीचे होते हैं। कुएं क्या होते हैं, जमीन से नीचे होते हैं, लेकिन ये कुआं जो है आप देख सकते हैं जमीन से ऊपर की तरफ बनाया गया है। इसका भी कुछ रीजन है जिसको हम आगे यहाँ पर चैप्टर में पढ़ेंगे कि आखिर ये जो कुएं हैं ये जमीन की तरफ, नीचे की तरफ ना होकर ये ऊपर की तरफ क्यों है। बड़ी बस्ती में पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर एक हल्का डीकेजी कहलाता है। इनके घरों की दीवारें ऊंची हैं, मोटी हैं, और मोटी दीवारों का अर्थ ये लगाया जाता है कि उन पे दूसरी मंजिल भी जरूर रही होगी। यानी कि घर की जो दीवारें हैं काफी ज्यादा ऊंची हैं और काफी ज्यादा मोटी हैं, तो उनको देखकर लगता है कि जरूर यहाँ पर ऊपर भी, इसके ऊपर भी कोई मंजिल रही होगी। और कुछ दीवारों में छेद हैं जो संकेत कर देते हैं कि दूसरी मंजिल उठाने के लिए शायद तहसीरों की जगह हो। सभी घर ईंटों के हैं और एक ही आकार की ईंटें हैं, 1:2:4, और सभी भट्टी में पकी हुई ईंटें हैं। यानी कि पकी हुई ईंटें सभी हैं, यानी कि मजबूत बहुत ज्यादा ईंटें हैं। हड़प्पा से हटाकर, अगर हड़प्पा सभ्यता से हटा दिया जाए तो यहाँ पक्की और कच्ची ईंटों का मिला जुला निर्माण उजागर हुआ है। हड़प्पा से हटकर यहाँ पर दोनों चीजें, पक्की और कच्ची ईंटों का जो मिला जुला निर्माण है वो उजागर हुआ है। मोहनजोदड़ो में पत्थर का प्रयोग मामूली हुआ है। मोहनजोदड़ो में ज्यादातर जो है पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, और जो पत्थर हैं उनका निर्माण कहीं कहीं पर हुआ है, और खास तौर पर कहीं कहीं पर नालियां ही अनगढ़ पत्थरों से ढकी हुई दिखाई देती हैं। यानी कि केवल नालियों को ढकने का काम पत्थरों से कहीं कहीं पर किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, चैप्टर जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं ना वैसे वैसे इंटरेस्टिंग हो रहा है, काफी सारी चीजें हमें पता चल रही है और काफी सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन घरों में दिलचस्प बात यह है, जो भी यहाँ पर घर हैं, जो भी खंडहर हैं जो अभी तक दिखाए गए हैं, इनमें कुछ दिलचस्प बात यह है कि सामने वाली दीवार में
केवल प्रवेश द्वार बना है। जो घर के सामने की जो दीवार है वहां पर केवल और केवल प्रवेश द्वार बना है, यानी कि एंट्रेंस का जो गेट है वो बना है। बाकी कोई खिड़कियां नहीं है, कोई और शायद खिड़कियां ऊपर की दीवारों में रहती होंगी, यानी कि शायद खिड़कियां जो है वो ऊपर के मंजिल में रहती होंगी। बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियां जरूर है, लेकिन जो बड़े बड़े घर हैं और उनमें भी आंगन के चारों तरफ, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि घर के बीचों बीच जो है आंगन बनाया जाता है और उनके चारों तरफ ही कमरे बनाए जाते हैं। तो जो बड़े घर हैं, आंगन वाले घरों के बारे में समझा जाता है कि यहाँ कुछ ऊधम होता होगा, यानी कि यहाँ पर जरूर कुछ घरेलू कुटीर उद्योग टाइप का ऊधम, घरेलू उद्योग, घरेलू काम, व्यवसाय कुछ इस तरह का होता होगा। कुम्हार का काम या कोई धातु कर्म, या तो कुम्हार से जुड़ा हुआ काम, यानी कि जो हाथ के काम होते हैं वो यहाँ पर जरूर होता होगा। हालांकि सभी घर खंडहर हैं, और हालांकि अभी देखा जाए तो सभी घर जो है खंडहर हैं, और दिखाई देने वाली चीजों से हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। यानी कि लेखक कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी चीज अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जो चीजें दिख रही हैं उनसे केवल हम अंदाजा लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ घर छोटे भी हैं और बड़े भी हैं, लेकिन सब घर एक कतार में हैं। ज्यादातर घरों का आकार तकरीबन 30 गुना 30 फुट का होगा, 30 गुना और 30 फुट का होगा। कुछ इससे भी ज्यादा दुगने और तिगुने आकार के हैं। इनकी वास्तु शैली कमोबेश सी एक जैसी प्रतीत होती है, यानी कि जो इनकी वास्तु है, जिन्होंने इस घर को बनाया होगा तो शायद उन्होंने एक जैसा आकार, एक जैसी वास्तु कला इन घरों में यूज की होगी। तो देखिए, व्यवस्थित नियोजन शहर में शायद इसका भी कोई कायदा नगर वासियों पर लागू हो। जो एक व्यवस्थित तरीके से सारी चीजें नियोजित की गई थी, बनाई गई थी, तो शायद घर को यहाँ पर कोई भी ऐसी व्यवस्थित चीजें नियोजित शहर में, इसका भी शायद कोई कायदा नगर वालों पर लागू होगा, कोई चीज, कोई नियम ऐसा बनाया गया होगा नगर वालों के लिए। एक घर को मुखिया का घर कहा जाता है। इन सब में एक घर होता है जिसको मुखिया का घर कहा जाता है, और इस घर में करीब 20 कमरे होते हैं। इस आंगन में करीब 20 कमरे होते हैं। DKBC हल्का आगे पूर्व में है। दाढ़ी वाले याजक नरेश की मूर्ति इसी तरफ एक घर से मिली थी। DKG का मुख्य सड़क पर दक्षिण की ओर बढ़े तो 1.5 फलांग की दूरी पर HR हल्का है। सड़क के उन दोनों भागों में ये हल्का जो है वो सड़क को उन दोनों भागों में बांट देती है, और ये हल्का हेरेल्ड हरग्रीव के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1924 में रखाल दास बनर्जी के बाद इन्होंने खुदाई की थी। यानी कि जो हेरेल्ड हरग्रीव थे, उन्होंने 1924 से 1925 में जो रखाल दास थे उनके बाद इन्होंने खुदाई शुरू करवाई थी। और यहाँ पर एक बड़े घर में कुछ कंकाल भी मिले हैं। तो लेखक कहते हैं यहाँ पर जो बड़ा घर है उसमें कुछ कंकाल भी मिले हैं, और जिन्हें लेकर कई तरह की कहानियां बनाई जा रही हैं, कई तरह की कहानियां जो हैं बन रही हैं। और साथ ही इस प्रसिद्ध यहाँ पर एक प्रसिद्ध नर्तकी है, उसका एक शिल्प भी यही एक छोटे से घर की खुदाई में निकला था। यानी कि उसकी एक ऐसी, जो यहाँ की प्रसिद्ध नर्तकी है, उसकी तस्वीर भी यहाँ के एक छोटे से घर की खुदाई में मिली थी। और इसके बाद पुरातत्विक मार्टिमर व्हीलर ने कहा कि संसार में इसके जोड़े की दूसरी चीज शायद ही होगी। यानी कि मार्टिमर व्हीलर थे, उन्होंने कहा कि संसार में शायद इसके जैसी कोई दूसरी होगी। यह मूर्ति अब दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रख दी गई है। यानी कि ऐसी शायद मुश्किल से ही कोई दूसरी मूर्ति यहाँ पर होगी, तो इसीलिए इसको दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रख दिया गया है।
अब यहाँ पर बताते हैं आगे लेखक कि यहीं पर एक बड़ा घर है। यहाँ पर एक बड़ा घर है जिसे उपासना केंद्र समझा जाता है। इसमें आमने सामने दो चौड़ी सीढ़ियां ऊपर की मंजिल की तरफ जाती हैं। जो सीढ़ियां हैं वो एक तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं और ये सीढ़ियां ऊपर के मंजिल की तरफ जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। लेखक कहते हैं पश्चिम में गढ़ी के पीछे माधो स्वरूप वत्स के नाम पर वीएस हिस्सा है। माधव स्वरूप वत्स के नाम पे वीएस हिस्सा है। यहाँ पर वह रंगरेज का खाना भी लोग चाव से देखते हैं। यहाँ पर जो रंगरेज है उसका जो कारखाना है उसको भी लोग चाव से देखते हैं, खुशी से देखते हैं। यहाँ की जो जमीन है वो ईंटों के गोल गड्ढे उभरे हुए हैं। अनुमान है कि इनमें रंगाई के बड़े बर्तन रखे जाते थे। दो कतारों में 16 छोटे एक मंजिला मकान है। एक कतार पर मुख्य सड़क है, दूसरी पीछे की तरफ सड़क है और सब में दो दो कमरे हैं। स्नानघर भी है। यहाँ सभी घरों में, बाहर बस्तियों में कुएं सामूहिक प्रयोग के लिए हैं और कर्मचारियों या कामगारों के घर भी रहे होंगे। देखिए, आप देख सकते हैं कितना सुंदर तरीके से, कितने प्यारे तरीके से यहाँ पर जो नगर नियोजन है वो किया गया है। इस तरह से मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ चौकोर या आयात हो। एक मोहनजोदड़ो में जो कुएं थे वही गोल थे। बाकी सब चीज को देखकर लगता है कि बाकी सारी चीजें केवल चौड़ी हैं, चौकोर हैं या आयताकार हैं। चाहे वो नगर की योजना हो, नगर की बस्तियां हो, घर हो, कुंड हो, बड़ी इमारतें हो, ठप्पेदार मोहरे हो और चौपड़ का खेल हो, गोटियां हो और तोलने के लिए बाट ही क्यों ना हो। ये सब क्या था? ये सब वहां पर किस तरह का था? ये सब वहां पर एक तरह से कुछ चौकोर थे और कुछ आयताकार थे। छोटे घरों में कमरे भी छोटे समझ में आते हैं। जो छोटे घर होते हैं वहां पर भी जो कमरे हैं वो छोटे समझ में आते हैं। पर अचरज होता है, इसका अर्थ यह है कि शहर की आबादी काफी रही होगी। दूसरी तरफ यह विचार सामने आया कि बड़े घरों में निचली मंजिल भूतल में नौकर चाकर रहते होंगे। यानी कि बहुत बड़ा घर था, बहुत ही बड़ा घर था, तो ऐसा लगता है कि ऊपर की जो नीचे की जो मंजिल है वहां पर जो उनके घर पे जितने भी नौकर चाकर थे वो शायद वहां पर रहते होंगे। तो इस तरह से अमेरिकी नेतृत्व शास्त्री ग्रेगर पॉसेल ने माना कि बड़े घरों के आंगन चौड़े और चौड़ी सीढ़ियां हैं। कुछ घरों में ऊपर की मंजिल के निशान हैं पर सीढ़ियां नहीं हैं। शायद यहाँ लकड़ी की सीढ़ियां रही होंगी जो कालांतर में नष्ट हो गई है और संभव है कि ऊपर मंजिल में ज्यादा खिड़कियां, झरोखे, साज सज्जा रही हो। लकड़ियों का इस्तेमाल भी बहुत संभव है। हो सकता है कि लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया हो पूरे घर में और कुछ घरों में बाहर की तरफ सीढ़ियों के संकेत हैं। यहाँ शायद ऊपर और नीचे अलग अलग परिवार रहते होंगे। छोटे घरों की बस्ती में छोटी संकरी सीढ़ियां हैं, उनके पायदान भी है और ऐसी जगह की तंगी की वजह से होता है। यानी कि ऐसे घर बनाया गया है जो छोटे घर हैं, वहां पर छोटी संकरी सीढ़ियां हैं और उनके पायदान भी ऊंचे हैं और ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें इसलिए की गई हैं क्योंकि यहाँ पर जगह की तंगी है। अब लेखक कहते हैं अपने लास्ट में यहाँ पर कि गौर किया जाए, मोहनजोदड़ो के किसी घर में खिड़कियां, दरवाजे या छज्जों का चिन्ह नहीं है। गर्म इलाके के घरों में छाया के लिए आम प्रावधान है। क्या उस वक्त यहाँ इतनी कड़ी धूप नहीं पड़ती होगी? मुझे मोहनजोदड़ो की जानी मानी मोहरों के पशु याद हो आए हैं। शेर, हाथी, गैंडा मरुभूमि में नहीं हो सकते। क्या उस वक्त यहाँ जंगल भी थे?
यह तथ्य स्थापित हो चुका है कि यहाँ अच्छी खेती होती थी। पुरातात्विक शिरीन लगातार रत्नाकर का मानना है कि सिंधुवासी कुओं से सिंचाई करते हैं। दूसरे मोहनजोदड़ो की किसी खुदाई में नहर होने के प्रमाण नहीं मिले हैं, यानी बारिश उस काल में काफी होती होगी। क्या बारिश घटने और कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल से भूतल जल भी दूर से पहुंच से दूर चला गया है? तो देखिए यहाँ पर लेखक एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर करते हैं। लेखक कहते हैं कि बारिश के घटने से, देखिए अब जो बारिश होती है ना वो टाइम पे नहीं आती, उस टाइम पे नहीं आती जब जरूरत होती है। तो बारिश के घटने से और कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल से, तो जैसे कि मैंने आपको बताया मोहनजोदड़ो एक अकेली ऐसी सभ्यता है जहां पर काफी सारे कुएं हैं। तो कुओं के ज्यादा प्रयोग से भूतल पर भी पहुंचे जल की पहुंच से जो मनुष्य है वो दूर हो गया है। पानी की कमी के अभाव में इलाका उजड़ गया है और उसके साथ सिंधु घाटी की सभ्यता भी उजड़ गई है, यानी कि पानी के अभाव में सिंधु घाटी की सभ्यता जो है उजड़ गई थी। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं मोहनजोदड़ो के विषय में। मोहनजोदड़ो के विषय में तो कहते हैं मोहनजोदड़ो में उस रोज हवा बहुत तेज चल रही थी, क्योंकि लेखक वहीं पे गए हुए थे। तो लेखक बताते हैं कि मोहनजोदड़ो में उस रोज हवा बहुत तेज चल रही थी। किसी बस्ती के टूटे फूटे दरवाजे या खिड़कियां सामने से हम गुजरते तो साए साए की ध्वनि में हवा की लय से साफ पकड़ में आती थी। वैसे ही जैसे सड़क पर किसी वाहन से गुजरते हुए किनारे की पटरी के अंतरालों में रहकर हवा के लयबद्ध थपेड़े सुनाई पड़ते हैं। सूने घरों में हवा की लय और ज्यादा गूंजती है, यानी कि जो कमरा था वो बिल्कुल खाली था। भले ही हवा वहां पर बहुत अलग अलग तरीके से आ रही हो, लेकिन जो एक तरह से खाली घर होते हैं तो वहां पर आवाज जो है ज्यादा ही गूंजती है। इतनी की कानों में अंधियारा भी सुनाई दे, इतनी की कानों में अंधियारा भी सुनाई दे। यहाँ एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए आपको किसी घर से वापस आना नहीं पड़ता। सब खंडहर है, सब कुछ खुला है, अब कोई घर जुदा नहीं है। एक घर दूसरे में खुलता है, दूसरा तीसरे में, जैसे पूरी एक बस्ती एक बड़ा घर हो। लेकिन घर एक नक्शा नहीं होता, हर घर का एक संस्कारमय आकार होता है। देखिए जितने भी घर हैं, घर का मतलब ये नहीं होता कि ये एक नक्शा है या बहुत बड़ा आकार है। घर का अर्थ होता है कि यहाँ पर देखिए घर का जो अर्थ होता है वो होता है संस्कारमय आकार। संस्कारमय आकार यानी कि आप जो भी कर रहे हैं वो अपने बड़ों से पूछ कर रहे हैं, अपने बड़ों से जान कर रहे हैं, अपने बड़ों के साथ कर रहे हैं। तो इस तरह से एक तरह से घर जो है संस्कारमय है। घर बड़े जो हैं वो छोटों से प्रेम करते हैं और छोटे जो है वो क्या करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं। तो एक तरह से संस्कारमय आकार घर का हो चुका है, भले ही वह 5000 साल पुराना घर ही क्यों ना हो। अब लेखक यहाँ पे बताते हैं कि भले ही वो घर 5000 वर्ष पहले का ही क्यों ना हो, हम में कामोबेश हर कोई पांव आहिस्ता उठाते हुए एक घर से दूसरे घर में गति से दाखिल होता है। अजनबी घर में अनाधिकार चहल कदम का आरोप और बोध भी होता है, जैसे किसी पराये घर में पिछवाड़े से चोरी छुपे घुस आए तो सब जानते हैं कि यहाँ अब कोई बसने नहीं आएगा। लेकिन यह मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक अभियान की खूबी थी और पुरातात्विक अभियान की जो खूबी थी कि यहाँ पर एक तरह से मिट्टी में इंच दर इंच
कंघी कर इस कदर शहर उनकी गलियों और घरों को ढूंढा और सहेजा गया है कि एहसास हर वक्त आपके साथ रहता है कि कल यहाँ पर कोई बसता था। यानी कि इतने सुंदर तरीके से आज भी इन सारी चीजों को सहेज कर रखा है, संभाल कर रखा है कि जब आप वहां जाएंगे, आप देखेंगे तो आपको लगेगा, आपको एहसास होगा कि यहाँ पर कोई ना कोई जरूर बसता था, यहाँ पर कोई ना कोई बसता था। जरूर यह आपकी सभ्यता परंपरा है। घर आपका नहीं है और जरूरी नहीं कि ये आपका ही घर हो, ये आपकी सभ्यता परंपरा भी है। तो इस तरह से देखिए आगे बढ़ते हैं। काफी कुछ हमें इस पाठ से सीखने को मिल रहा है। अनचाहे, अब लेखक कहते हैं, अनचाहे मुझे मोहनजोदड़ो की गलियों और घरों में राजस्थान का ख्याल ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि मोहनजोदड़ो की जो गलियां थी, उनके जो घर थे, वहां पर लेखक को बिल्कुल एक तरह से राजस्थान का ख्याल आ रहा था, और महज इसीलिए कि पश्चिमी राजस्थान और गुजरात की दृश्यावली एक सी है। कोई चीजें हैं जो मुझे यहाँ से वहां जोड़े जाती है, जैसे हजारों साल पुराने यहाँ के खेत, बाजरा और ज्वार की खेती, और मोहनजोदड़ो के घरों में लटकते हुए मुझे कुलधरा की याद, टहलते हुए मुझे कुलधरा की याद आ गई। यह जैसलमेर के मुहाने पर पीले पत्थर के घरों वाला एक खूबसूरत गांव है, कुलधरा। खूबसूरती में हरदम एक गमी व्याप्त है। गांव में घर है पर लोग नहीं है। 150 साल पहले राजा से तकरार पर स्वाभिमानी गांव का हर बंशीदा रातों रात अपने घर को छोड़कर चला गया था। दरवाजे असबाब पीछे लोग उठा ले गए, घर खंडहर हो गए पर ढके नहीं। घरों की दीवारें, प्रवेश, खिड़कियां ऐसी है जैसे कल की ही बात हो। लोग निकल गए, वक्त वहीं रह गया। खंडहरों ने उस वक्त को थाम लिया, जैसे लोग घरों से निकल गए हों और शायद शाम ढले घर आने वाले हों। तो देखिए काफी कुछ अभी तक हमें यहाँ पर सीखने को मिला है। बहुत सारी चीजें आज भी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और कई सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर आज भी बिल्कुल इसी तरह की व्यवस्थाएं, जो व्यवस्थाएं आप सिंधु घाटी की सभ्यता में, मोहनजोदड़ो की सभ्यता में देख रहे हैं, वही बहुत सारी व्यवस्थाएं जो हैं आज भी देखी जाती हैं। आज भी उस तरह के से उनका प्रयोग किया जाता है, उनका यूज किया जाता है। तो देखिए चैप्टर आपका अभी भी शेष है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और साथ ही चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो बिल्कुल घर पर इसको एक बार जरूर रिवाइज कीजिएगा। इसी तरह से हमारा जो आज का सेशन है वो भी यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।